नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज कांग्रेस पार्टी के लिहाज से एक बड़ी राहत की खबर दी। उन्होंने संज्ञान लेने से मना कर दिया एक ऐसे मामले का जो शुरू से ही लगातार निराधार बताया जाता रहा। लगातार जो है केवल और केवल ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के चलते ये मामला जो है उसको लटकाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, दर्ज कराया जा रहा है, शिकायत की गई इत्यादि इत्यादि। आज बहुत साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि भाई इसको जो है वो संज्ञान नहीं लिया है, कोर्ट ने इनकार कर दिया। बाकी उसमें और भी चीजें उस पर बात होगी। प्रियंका गांधी ने इस पर एक टिप्पणी दी, वो भी यही बात कह रही थी जो बात शुरू से सभी लोग लगातार मान रहे थे। आपने भी इस पर बात की है, पहले भी आप इसको बहुत विस्तार पूर्वक एक बार समझा चुके हैं दर्शकों को पूरा मामला क्या था असल में। प्रियंका गांधी की बात सुनवाता हूं, फिर आता हूं सवाल लेकर के। सुनवाइएगा जरा प्रियंका गांधी की बात। कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है, कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है राउज एवेन्यू को। देखिए, हमने बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। वो जो अब मुझे याद नहीं है कि कौन से उसमें बनती है, वो जो कंपनी है उसमें कोई पैसे निकाल ही नहीं सकता, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये स्पष्ट है, सबको मालूम है, सबको मालूम है, न्यायपालिका को भी मालूम है, और सत्य निकलेगा, सच्चाई निकलेगी। हेमंत सर, पहला सवाल यही है कि क्या ऐसा मामला कहां से बन गया बिना किसी मनी के इन्वॉल्वमेंट के ही? उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बन गया? इस बात को देश लगातार जानना चाह रहा था, लेकिन एक ही लाइन में ये पूरी बात कोर्ट की तरफ से खत्म कर दी गई। तो दो चीजें समझ ले पहले, एक तो ये कितनी बड़ी राहत की खबर है, दूसरा क्या अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा जो है वो फिसलता हुआ दिख रहा है, फिसल गया है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपको ध्यान होगा जब आपने ओपनिंग सेंटेंस कहा, इस पे हमने करीब 4-5 महीने पहले एक शो किया था और मैंने उस दिन आपको एक छोटी सी बात कही थी एक लाइन में कि मनी लॉन्ड्रिंग होने के लिए मनी तो चाहिए ना। एक कोई 2 रुपया, 100 रुपया, 5 रुपया कुछ तो हो। इसमें एक सिंगल पैसा भी नहीं है और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस। अब आप इसकी बैकड्रॉप में चलिए, 2012 से सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को उठाए घूम रहे हैं। आज 2025 खत्म होने को आ रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट है? किस तरीके से राहुल गांधी को 50 घंटे पूछताछ के लिए बुलाया गया, किस तरीके से सोनिया गांधी से 20 घंटे पूछताछ की गई, बैक टू बैक 3-4 दिन तक, और उसके बाद निकला क्या? 13 साल में एक केस कॉग्निजेंस की स्टेज पर आया और वो भी रिजेक्ट हो गया। इससे बड़ा कोई प्रोसेस, कोई पनिशमेंट हो सकता है क्या पार्टी के लिए? ये तो चलो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और वो लोग हैं, कोई मेरे आप जैसा हो तो उसकी क्या गत बने, एक सहज कल्पना कर सकते हैं। एक तो पहली बात तो इस जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि ये देश जा किस दिशा में रहा है। 13 साल में कॉग्निजेंस की स्टेज पे पहुंचे और उसको भी खारिज कर दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं ये प्रोसेस एक बहुत भयंकर पनिशमेंट है, कम से कम आम आदमी के लिए। उसके बाद ईडी क्या कह रही है? ईडी के सूत्र बता रहे, सूत्र बताते हैं आजकल, महकमे तो बोलते नहीं, कि केवल प्रोसीजरल बात है ये, इसमें कुछ भी ऐसी राहत नहीं मिली। सवाल ये है कि क्या आप देश की सबसे प्रीमियर एजेंसी है, क्या आपको इतनी समझ नहीं थी क्या कि बिना एक फॉर्मल कंप्लेंट के आप किस तरीके से एक मामले के प्राइवेट कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करके उसको इस तरीके से टू कोर्ट कर रहे हैं? और कोर्ट ने ये बात कही भी कि ईडी को ही क्या जरूरत आन पड़ी थी, और भी तो तमाम एजेंसियां हैं, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, तमाम एजेंसियां हैं, कोई और कर लेता, तुम क्यों आए? तो ये बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि सीबीआई और ईडी को किसी स्टेट की पुलिस की चौकी या थाना बनने से बचना चाहिए, लेकिन वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब कह रहे हैं कि मेरिट पर कोई फैसला नहीं हुआ है। क्या मैं मूल सवाल आपसे फिर यही पूछता हूं कि क्या आपको इस बात का पता नहीं था? अब 13 साल के उहापोह के बाद जो भी नोटंकियां चली, जो कुछ भी चली, मामला संज्ञान लेने लायक भी नहीं समझा गया। अब तक सबसे अजीब मामला क्या है कि एक नए पैसे का लेन देन नहीं, कोई किसी तरीके की अचल संपत्ति, चल संपत्ति का ना आपसे मेरे को ट्रांसफर या मेरे से आपको ट्रांसफर, उसके बावजूद भारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और है क्या? यंग इंडियन कंपनी, उसका मालिकाना हक में क्या है? जो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ना डिविडेंड दे सकती, ना प्रॉफिट बांट सकती, किसी को अपना जो बोर्ड में है या शेयर होल्डर्स हैं उनको कोई प्रॉफिट नहीं बांट सकती, किसी तरीके की कोई सुविधा या फायदा नहीं दे सकती। फिर भी लगातार 13 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा,
भाई साहब सुब्रमण्यम स्वामी तो और भी बहुत सारी बातें कहते हैं कि नहीं कहते? चाइना के बारे में बताते हैं, इंफ्यूजन के बारे में बताते हैं, चाइना की विजिट्स के बारे में बताते हैं, अमेरिका के बारे में बताते हैं। उस पर तो कभी भाजपा नहीं बोलती। एक ये उन्होंने ये चीज की, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास सॉरी फिगर कट करने के अलावा कुछ है क्या? केवल और केवल शोर मचाना। और माफ कीजिएगा, ये आज से नहीं है, इस बारे में तो आज अभिषेक मनु सिंघवी ने खुल के बताया है कई चीजें, और मैंने विस्तार भेजा है। हाँ, सुनवा दिया जाए दर्शकों को, वो भी सुनवा दे, एक बार सुनवाइए जरा अभिषेक मनु सिंघवी की बात। The case. After that, in the arguments, I had told the court that this is a very weird case where there is not a millimeter movement of money, not a millimeter movement of immovable property. All the properties remain with AJL, and yet there is money laundering. AJL is now owned 90% by another company, Young India. That is all that has happened. Not-for-profit companies are made every time to make one company debt-free. Every corporate in India is doing it. To make my company debt-free, I can have a transfer of shares. But Young Indian Company is a very remarkable company. It's a not-for-profit company where all the directors, Kharge ji, Sonia ji, late Motilal Vora ji, etc., etc., not one of them can get one paisa dividend, even if they want to give a dividend. They can get no profit. They can get no dispersal. They get no car, building, staff, nothing. And there is money laundering. So today the judgment is significant because cognizance is the lowest form of dealing with a case. It is very easy to take cognizance of a case. It means that the case is not worth taking cognizance of. And here you see the amount of the halla gulla shor machaya hai. BJP has made a superstructure of exaggeration. So do you think there is a motive behind this Delhi police FIR? Delhi police FIR is a subsequent development intended to cure, supposedly to cure the defect I pointed out when I argued the matter. Because there was no FIR earlier by the Delhi police. हेमंत सर, अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं कि भाई हल्ला गुल्ला जिस तरीके से बचाया गया, इतना सड़ा मामला था कि उसका संज्ञान तक नहीं ले सकती थी कोर्ट। रामप्रकाश जी, इस मामले को थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। ये जो कह रही है तो डिफेंडेंट वकील है तो कहेंगे, मैं आपसे कुछ और बेसिक सवाल चर्चा करना चाह रहा हूं ताकि आम आदमी को ये समझ में आए कि ये मामला है क्या। बेसिकली नेशनल हेराल्ड मामले में रामप्रकाश जी आया अब क्या है कि न्यायिक फैसला, इसको हम इस दृष्टि से ना देखें कि किसी परिवार या दल के पक्ष में दिया गया कोई फैसला है या आदेश, इसको इस दृष्टि से मत देखें। ये फैसला बेसिकली जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, प्रीमियर जांच एजेंसियां और खासतौर पर ईडी, उनकी बढ़ती हुई जो निरंकुशता है उस पर एक संवैधानिक ब्रेक है एक तरीके से, और वो भी लोअर कोर्ट में, मतलब सेशन कोर्ट लेवल की चीज है ये। वहां पर ईडी की कार्रवाई पर एक तरीके से उसकी कॉग्निजेंस को वो किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। इस मामले की बुनियाद देखिए, क्या ये सामान्य मामला है क्या? बेसिकली इसकी बुनियाद ही एबनॉर्मल है। कोई एफआईआर से जन्मा आपराधिक मामला नहीं है, ये तो सबको पता है। ये एक प्राइवेट कंप्लेंट सुब्रमण्यम स्वामी की है, प्राइवेट जुडिशियल कंप्लेंट इसको कहते हैं। और कानून की दृष्टि से यही फर्क निर्णायक होता है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए तभी लागू हो सकता है जब कोई वैध आपराधिक मामला, कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस मौजूद हो और उस पर कोई एफआईआर हो। इसके बावजूद ईडी ने जिस तरीके से बिना किसी स्वतंत्र एफआईआर के जांच शुरू की, चार्जशीट दाखिल की और बिना जब्ती की प्रक्रिया आगे भी बढ़ाई, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार का प्रयोग नहीं, अधिकार का अतिक्रमण है। ये सोचिए आप, ईडी कानून से ऊपर नहीं है, देश के संविधान से ऊपर नहीं। और इस पूरे प्रकरण को और गंभीर तब बनाया गया जब आपको ध्यान है 3 अक्टूबर को मैंने एक कागज भेजा, जरा फ्रंट पेज उसका दिखाइएगा, जो 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी। किसके कहने से? ईडी के एक अधिकारी के कहने से। तो ये काम पहले भी कर सकते थे, वो तब नहीं किया। अब जब फर्स्ट गियर पता लगा कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, तब चुपचाप 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कर दी। और 1 दिसंबर से जब आपका हाउस शुरू होना था, उससे 29 नवंबर को वो एफआईआर की बाहर चर्चा लीक कर दी कि भाई एफआईआर दर्ज हुई है राहुल सोनिया और 5 लोगों के खिलाफ। तो समझिए क्या है दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस बिल, इसका फॉल आउट है, क्योंकि पता था ईडी को कि ये केस कोर्ट में नहीं खड़ा हो पाएगा राउज एवेन्यू में, इसलिए चुपके से एक एफआईआर और दर्ज करा दी गई। तो बेसिकली क्या है कि आप समझिए इसको गंभीर किस तरीके से बनता है। ये मामला उसकी कॉग्निजेंस से भी हुई नहीं है, चुपके से एक और एफआईआर दर्ज कर दी। ये प्रक्रिया बेसिकली लोकतांत्रिक व्यवस्था को उलटने जैसी है। पहले चार्जशीट, सोचिए आप, पहले चार्जशीट फिर एफआईआर, ये तो वही हुआ ना। कॉग्निजेंस तो केस ऑलरेडी चल रहा है, उसको खारिज कर दिया।
तो उसके बाद एफआईआर 3 अक्टूबर को कर रहे हैं। और आज मजेदार हुआ कि उसी राउज एवेन्यू कोर्ट में उसी जज ने ये कहा, निचली अदालत ने कहा था, जो जेएमआईसी की अदालत ने, कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कॉपी एक्यूज को दी जाए। आज सेम जज ने कहा कि उसकी कॉपी नहीं दी जाए। वो भी आपको मैंने भेजा है, जरा वो भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, अदालत ने किसी की नीयत पर फैसला दिया, ना कि कोई राजनीतिक टिप्पणी की। उसने सिर्फ इतना कहा है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ है और लोकतंत्र में प्रक्रिया ही न्याय की रीढ़ होती है, प्रोसीजर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये फैसला कहीं ना कहीं आपको याद दिलाता है कि राज सत्ता शक्तिशाली हो सकती है, बहुत पावरफुल हो सकती है भाई आज की तारीख में, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं है, कानून से बाहर भी नहीं है। और कम से कम लोकतंत्र की इतनी लाज इसमें बच गई कि प्राइवेट कंप्लेंट और ईडी का जो ये सारा गालमेल था उसको किस तरीके से खारिज कर दिया गया। अब आप इंटरेस्टिंग देखिएगा, केस अदालत ने यह भी कहा कि अगर ईडी कोई अपने और सबमिशन देना चाहे तो 16 तारीख को वो कर ले उसको जो है। लेकिन सवाल यह है कि एफआईआर तो चार्जशीट से बाद की है, उसमें कैसे उसको आगे बढ़ाओगे आप, वो भी एक संवैधानिक सवाल तो आएगा ना। तो बेसिकली आप इसको चीज को देखिए कि पिछले 13 साल से एक प्राइवेट कंप्लेंट को बीजेपी ने किस तरीके से एक हथियार बनाया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधी पक्ष के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 3, उसके तहत किसी प्राइवेट शिकायतकर्ता की ओर से कोर्ट में ट्रायल करना संभव ही नहीं है, इसलिए जज ने संज्ञान नहीं लिया और ईडी को यह बताने का आदेश भी दिया कि आप ये बताइए कि उन्होंने अकेले इस मामले में कार्रवाई क्यों की। सीबीआई और दूसरे विभाग भी हैं जिनमें से किसी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की, इसीलिए इसको बेबुनियाद और आधारहीन माना गया। इसलिए मैं कहता हूं आपको कि कोई भी एजेंसी वो निष्पक्ष हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम दिखने की कोशिश तो कर ले। प्राइवेट कंप्लेंट में ईडी को टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी, अपनी फजीहत कराने की क्या जरूरत थी। आप इस देश की प्रीमियर एजेंसी हो, किसी शहर की चौकी वाले नहीं हो आप, ये ध्यान रखिएगा। पुलिस चौकी में कहा करते हैं ना अधिकारी और नेता कि फला का उठा लाओ, फला का ये कर दो, फला का, तो ये ईडी वो नहीं है। ईडी का अपना एक अधिकार क्षेत्र है। और आपको ध्यान होगा पीएमएलए के अंदर भी जो बदलाव किया गया था, किस तरीके से उसको मनी बिल के तहत ला करके चुपके से गैर कानूनी तरीके से वो भी किया गया था, ये भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। और उसके पहले ये भी दर्शकों को ध्यान होना चाहिए कि उसके पहले ये केस बंद फाइल हो चुका था, लेकिन वो अमेंडमेंट किया गया और संशोधन करके फिर उसके बाद दोबारा से इस केस को हवा दी गई, आगे बढ़वाया गया, ये मेहनत की गई उस केस के ऊपर, तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट। लेकिन हेमंत सर एक चीज बताएं, जिस कोर्ट ने आज ये बात कही है कि भाई ये जो मामला है वो कॉग्निजेंस लेने तक भी उस लायक भी नहीं है, लेकिन वही कोर्ट ये भी कहती है कि आपको एफआईआर की कॉपी नहीं मिल सकती है, वही कोर्ट ये भी कहती है कि आप जांच को जो है वो जारी रख सकते हैं। तो दोनों चीजें, क्या ये एक मतलब कंट्रोवर्सी टाइप का डिसीजन नहीं लग रहा है? नहीं राम प्रकाश, देखिए बेसिकली क्या है कि अदालत किसी मामले में, क्योंकि ऑनगोइंग केस है और विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्ड ऑर्डर्स, आप और मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी उस रूप में नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लोअर कोर्ट ने ये कहा, जेएमआईसी ने, कि इसकी कॉपी तत्काल एक्यूज को दी जाए। उसके बाद इन्हीं जज साहब के पास जिन्होंने आज वो खारिज की कॉग्निजेंस, उन्हीं ने आज ऑर्डर किया कि वो कॉपी ना दी जाए बेसिकली। तो वो कॉपी तो जो ऑर्डर है वो आप एफआईआर तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, आप दिखा दीजिए, आपको भी भेज रखा है मैंने उसका ओपनिंग वो। तो ये एक प्रोसीजरल चीजें हैं, जुडिशियल चीजें, इसमें जज इसको किस रूप में कौन सा क्या सेक्शन देख के क्या कर रहा है। लेकिन सवाल केवल इतना है कि जो मैंने कहा आपको कि चार्जशीट ऑलरेडी है और एफआईआर बाद में दर्ज हो रही है, इसको कैसे आगे बढ़ाओगे, इसको कैसे कंक्लूजन तक ले जाओगे। जब कॉग्निजेंस 13 साल बाद खारिज हो जाता है तो केस का फेट तो आप अच्छे भले जान सकते हैं ना। और ये कोई पहला केस नहीं है पीएमएलए का और आखिरी केस नहीं है जिसमें 1 रुपए की कहीं ना कहीं जो आपकी मनी ट्रेल होती है वो नहीं दिखाई जा सकी। केजरीवाल का केस आपको याद हो, मनीष सिसोदिया का केस आपको याद हो, हेमंत सोरेन का केस याद हो, मुख्यमंत्री का पद चला गया, जेल में चले गए, सारी बात होगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, ईडी को मुंह की खानी पड़ी और सारी चीजों का जब नहीं कुछ कर पाए तो कोर्ट को जाकर के जमानत देनी पड़ी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी को अपनी लाज बचाए रखने के लिए अपना स्वतंत्र स्वतःस्फूर्त अपने हिसाब से काम करे, ना कि किसी के पॉलिटिकल एजेंडे को पूरे करने के लिए। नहीं, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। इसका मतलब जो दूसरी एफआईआर कराई गई, अब उसको आगे बढ़ा करके और फिर से जिस तरीके से पहले राहुल गांधी सोनिया गांधी को टारगेट किया जाता था, तो टारगेट किया जाना तो अब भी जारी रहेगा। ये तो कम से कम फिलहाल तो यही दिख रहा है, भाजपा इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी। अब तो एफआईआर भी करा ली है उन्होंने। नहीं, आपके मित्र ने घोषणा कर दी भाई, आपके जो मित्र हाईटी सेल वाले अमित मालवीय साहब, उन्होंने कह दिया कि कोई राहतवाद नहीं है, ये एक प्रोसीजरल चीज है, केस चलता रहेगा। ट्वीट किया है बाकायदा भाई साहब,
पूरी खबर को साथ को ट्वीट करते हुए। तो उनको तो पता है ना कि आगे का कार्यक्रम क्या है। ये कोई आज से नहीं है राम प्रकाश जी। आपको याद है नेहरू जी के टाइम में, ये इसकी आप एक क्रोनोलॉजी देखिए, जो संघ परिवार है, जो राइट विंग है, वो हिंदुस्तान में करता क्या है। जीप घोटाले से नेशनल अलार्म तक हर कदम पे आपको क्या मिला होगा? झूठ ही झूठ मिला होगा ना। नेहरू जी के टाइम में झूठ घोटाला था, कभी कोई साबित हुआ क्या? कभी कुछ साबित हुआ हो तो? उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था कि कार घोटाले का झूठ फैला दिया गया, संजय गांधी फला ये वो। मनमोहन सिंह के समय में क्या हुआ था? 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, पूरा शोर हुआ। किसी केस में कोई ट्रायल कोर्ट से आगे कोई केस बढ़ा क्या? किसी की कोई सजा हुई क्या? लेकिन झूठ का इतना बड़ा बाउंडर खड़ा कर दो। फिर राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स, याद होगा कितने दशकों तक चला। जितने का वो घोटाला नहीं था कथित तौर पर, जितनी कथित रिश्वत नहीं थी, उससे ज्यादा उसकी जांच पर पैसे लगा दिए। निकला क्या? शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। अब ये इसको लेकर के चल पड़े। बेसिकली हम सबको ये देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह की मुकदमेबाजी अपने सामने वाले जो पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनके चरित्र हत्या तक सीमित है क्या? उनको बदनाम करने तक है? उनको राजनीतिक तौर पे नुकसान पहुंचाने तक है? और उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस देश का मीडिया आज कंप्लीटली हैंड इन ग्लव होकर के पॉलिटिकल टूल बन गया है सत्ता का। तो वो जो भी सत्ता चाहे वो मतलब डिफेंडेंट का पक्ष भी नहीं पूछते। कोई ये तो पूछ ले जाकर के, आज आप देखिएगा शाम तक कि क्या उस प्राइम टाइम पे चलेगा कॉमेडियन मीडिया के कि ये प्रोसीजरल है, कुछ नहीं है, FIR ऑलरेडी है, वो चलती रहेगी। मतलब एवरी एक्सटेंट पॉसिबल दे विल क्रॉस ऑल बाउंड्रीज। उसका कारण केवल ये है कि सत्ता के टुकड़ों पर पल करके आप एक नैरेटिव तो सेट कर सकते हो, लेकिन अपने प्रोफेशन के प्रति न्याय नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने क्या कहा अभी कि सच की जीत होगी, तो इनको तो सच से कोई मतलब नहीं ना। इनको तो शक्ति में भरोसा है, और शक्ति किस चीज की? सत्ता की। तो सत्ता की शक्ति के सारे ईडी से पर्चा दर्ज करा दो, प्राइवेट कंप्लेंट पे चार्जशीट करा दो, उसमें बात ना बने तो एक पैरेलल FIR दिल्ली की इकोनॉमिक विंग्स में करा दो। अल्टीमेटली ये आपकी नीयत नहीं दिखा रहा क्या? ये आपकी बाइस्ड अप्रोच नहीं दिखा रहा क्या? ये सत्ता का दम नहीं दिखा रहा क्या? ये चीज तो देखनी पड़ेगी ना। ये कार्यक्रम आज से नहीं चल रहा है, जब से नेहरू के टाइम में जीप घोटाला याद कीजिएगा, फिर कार घोटाला, उसके बाद 2G फला, क्या क्या कितने घोटाले आप गिनते जाइए। कोई कंक्लूजन तक पहुंचा? कॉमनवेल्थ घोटाले में क्या कह रहे थे? क्या हुआ उसका? कितने लोगों को सजा हुई? कहां गए वो विनोद राय? 1,76,000 करोड़ 2G के अंदर। और 5G की जो ऑक्शन हुई वो कितने में हुई? उतने में तो टोटल अमाउंट में भी नहीं हुई। 2G में तो घोटाला हो गया उतने का, और 5G क्योंकि दोस्तों को बांट दिया गया, उस पर कोई सवाल नहीं। और उसके बाद CAG का है 11.5 साल से। CAG कितनी की रिपोर्ट देखी आपने? CAG तो आज भी जिंदा है इस देश में, संवैधानिक संस्था है। क्या हुआ? CAG क्या कर रही है आजकल? कोई रिपोर्ट पार्ट नहीं दे रही। तो हर एक संवैधानिक संस्था को शासन का टूल बना लिया है। इस चीज से बचना चाहिए। यही बात बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप संवैधानिक संस्थाओं का टूल मत बनाइए, उनको संवैधानिक संस्थाएं रहने दीजिए। उनका जो संविधान प्रदत्त जो दायित्व है, कर्तव्य है, उनको वो कर लेने दीजिए। यहां क्या है कि अपना काम छोड़ करके बाकी सारे काम किए जा रहे हैं। हकीकत ये। तो लेकिन सर फिर फायदा क्या हुआ इनका? जैसा अमित मालविया के ट्वीट को हम देखें या FIR की बात हम देखें, तो फिर फायदा क्या है? राहत कहाँ मिल रही है? कोर्ट ने भले ही ठीक है, एक मामला खत्म हो गया, दूसरा मामला शुरू हो जाएगा, उसमें क्या है? ये फिर राहत कहाँ है? ये तो एज इट इज चलता रहेगा। तो मैंने तो आपको ओपनिंग सेंटेंस में ये कहा कि प्रोसीजर इटसेल्फ इज ए पनिशमेंट। 13 साल बाद आप एक मुकाम तक पहुंचे कि ये जो केस आपने डाला है ये कॉग्निजेबल नहीं है, संज्ञेय नहीं। इन बिटवीन तो सिर्फ FIR दर्ज कर देंगे चीजें, तो फिर काहे की राहत और काहे का कुछ? आपको कोई जेल में पकड़ के थोड़ी डाल रहा है। सवाल तो मेंटल हरासमेंट का है ना, सवाल तो बदनामी का है। दैट कंटिन्यूस। पहले वो था, प्राइवेट कंप्लेंट थी, अब FIR। तो सत्ता ने तो अपना रास्ता पता रखा है ना, बाकी काम मीडिया करेगा उस पूरे के पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाएगा। लेकिन सवाल केवल इतना है कि पहले चार्जशीट और उसके बाद FIR, क्या ये स्टैंड कर पाएगी इन द आइज ऑफ लॉ? कह तो दिया कोर्ट ने कि अगर आप कुछ और कहना चाहिए तो कह लें, लेकिन ये जो पूरा केस इस समय जो अदालत के सामने विचाराधीन है, ये तो उस प्राइवेट कंप्लेंट के बेसिस पे ही है ना। FIR तो अब 3 अक्टूबर को दर्ज हुई है, सामने तो एक प्राइवेट कंप्लेंट पे 13 साल लग गए। एक प्राइवेट कंप्लेंट पे 13 साल लग गए, और 13 साल से राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैरेस हो रहे हैं। 55 घंटे, 50 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। बीमार सोनिया गांधी को बुला करके बैठा लिया जाता है पूरे पूरे दिन, जबकि वो उस अवस्था में नहीं है, उस हालत में नहीं है। तो जब एक प्राइवेट शिकायत पर जो संज्ञान लेने लायक तक नहीं है, उस पर 13 साल खिंच गया, तो अब तो FIR हो गई है। अब तो आप जब तक चाहिए तब तक गांधी परिवार पे तलवार लटकाए रहिए,
और अब तो FIR हो गई है, आप जब चाहिए उठा के जेल भेज दीजिए। ये रामप्रकाश जी कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसके अंदर कोई सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके या कोई भी कर सके। यहाँ जो कुछ भी काम है वो ब्लैक एंड व्हाइट का है। यंग इंडिया कंपनी बनी तो शेयर ट्रांसफर हुए तो उनका पर्पस क्या है, किस तरीके से वो किया गया है, उसमें कोई भी चीज ना तो आपसे बरामद करनी है ना कोई ऐसा सबूत है जिसको आप नष्ट कर सकते हो। तो जेल में डालने वाला सवाल नहीं है, सवाल केवल हरासमेंट का है, सवाल केवल प्रोसीजर का है और सवाल केवल उसकी लेंथ का है कि कितने साल तक आप इसको घसीटते रहेंगे। 2012 से सुब्रमण्यम स्वामी ये कोर्ट में शिकायत दर्ज कराए घूम रहे हैं। आज 2025 खत्म होने को आ रहा है। 13 साल में ये इस स्टेज तक पहुंचा। 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। अब कोर्ट ने आज क्या कहा? कोर्ट ने कहा बेसिकली आज जो पूरी की पूरी बातचीत हुई कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा जो EOW जैसा मैंने कहा पहले ही FIR दर्ज कर चुकी है। ऐसे में ED की दलीलों पर फैसला देना जल्दबाजी और गलत होगा। और यह भी कहा कि चूंकि दिल्ली पुलिस ने अब FIR दर्ज कर ली है और ED ने कहा कि मामले में जांच जारी है, इसलिए चाहे तो ED इस मामले में आगे दलीलें पेश कर सकती है। यानी कि वो कॉग्निजेंस खारिज कर दिया और उस मामले को कंटिन्यू कर दिया। तो ये अदालत का विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा केवल सवाल इसमें इतना है कि FIR बाद में दर्ज हो और चार्जशीट पहले हो, इसको कहां तक जस्टिफाई कर सकता है कोई? इसमें तो जब कोर्ट में जिरह होगी तभी पता लगेगा ना। और 2022 में आपको ध्यान होगा किस तरीके से 13 जून से 17 जून तक राहुल गांधी से 5 दिनों में 50 घंटे ज्यादा पूछताछ की ED ने सुबह से शाम तक बिठा करके। और इसी तरीके से 21 जुलाई से 3 दिन तक सोनिया गांधी से 12 घंटे तक पूछताछ की, सैकड़ों सवाल किए। निकला क्या? सवाल केवल क्या है, मैं कह रहा हूं कि प्रोसीजर इतना पनिशिंग क्यों है? क्या न्यायपालिका इस पर ध्यान देगी? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि MP MLAs के जो केस हैं जितने भी वो 1 साल के अंदर खत्म किए जाएं। ध्यान होगा ना आपको? उस बात को कितने साल हो गए, कितने केसेस उसमें फैसला हो गया? ये चीज देखनी पड़ेगी न्यायपालिका को कि कोई एक FIR दर्ज करा करके किसी की राजनीति को ब्रोबीट करने का, किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने का अधिकार किसी को मिल जाता है क्या? चाहे कोई जांच एजेंसी हो, चाहे कोई वो पॉलिटिकल सत्ता हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो। इस चीज पर आपको देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। मैंने आपको बताया नेहरू जी के टाइम जीप घोटाले से लेकर के मनमोहन सिंह के 2G और राजीव गांधी के बोफर्स, अल्टीमेटली इन केसेस में निकला क्या? क्या सरकार ने कह दिया सुब्रमण्यम स्वामी, तो आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी भी विनोद राय के कुछ लगते हैं। विनोद राय ने 2.25 लाख करोड़ कहा था, इन्होंने कह दिया 2000 करोड़ रुपया। एक सिंगल पैसे की कोई लेन देन हुआ है क्या? कहीं मनी ट्रांसफर है क्या? कोई एक प्रॉपर्टी की ओनरशिप कहीं चेंज हुई है क्या? किस बात का 2000 करोड़ का घोटाला है? अटैचमेंट करते फिर रहे, सीन ड्रामे क्रिएट करते फिर रहे, केवल एक राजनीतिक हित साधने का, किसी राजनीतिक दल का या किसी राजनीतिक सत्ता का। ये अनफॉर्चुनेट है। आप, मैं तो कहता हूं डेली बेसिस पे फास्ट ट्रैक पे चलाइए ना इसको, रोज सुनवाई कीजिए, पता लग जाएगा ना। लेकिन सुनवाई से मतलब नहीं, बदनामी से मतलब है। मुझे तो आपको बदनाम करना है, सुबह से रात तक पानी पी पी घोषणा है। तो उसकी आड़ में पहले सुब्रमण्यम स्वामी का केस था, अब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का हो गया। मुझे तो ब्रोबीट करना है, मेरा पॉलिटिकल एजेंडा है। आप झेलिए उसको, आप भुगतिए, कितने साल तक भुगतेंगे। अदालत में तो कछुआ गति जो भी है, 13 साल में अगर आप कॉग्निजेंस की स्टेज पे पहुंचे और वो भी खारिज हो गया, तो आप समझ लीजिए आपकी न्याय प्रक्रिया की क्या तो विश्वसनीयता बचेगी और क्या उसको लोग कहेंगे। इतनी सी बात है केवल। जी, अब देखना यह है कि ये मामला और कितना खिंचता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अगर ये मामला भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया तो उनके पास गांधी परिवार को कोसने के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ है वो यही एक मामला है जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी आधार के तैयार किया गया है। मुझे लगता है कि शायद हेमंत सर, ये दुनिया का पहला मामला होगा जहां पर बिना किसी मनी के इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी मनी ट्रेल के ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, और वो भी 13 साल से चल रहा है। अभी दुनिया में शायद ऐसा कोई और मामला संज्ञान में नहीं होगा, कम से कम भारत में तो नहीं ही है। बाकी मुकदमे जिसके ऊपर जब चाहिए तब करा लीजिए। ये वो लोग सत्ता में बैठे हैं जो अपने ऊपर लगे हुए सारे मुकदमे अपनी सरकार में हटवाते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों के ऊपर आरोप लगता है, जिस जज पे आरोप लगा हो, किसी महिला ने आरोप लगाया हो, उसकी जांच भी वही जज करे और वही फैसला दे ले कि हाँ वो जज निर्दोष है। वही सरकार है ना ये। उसके कार्यकाल में और क्या उम्मीद की जा सकती है? तो ये अब इसमें और क्या ही कहा जाए आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।